ग्लोबल साइबर स्ट्रेटजी जो यूएनजी है ना, उसने रेगुलरली पास रिजोल्यूशन किस पे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे। अब सेवरल रीजनल इनिशिएटिव्स भी, जैसे कि अपना यूरोपियन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स, ये भी पास हुए हैं। पर नीड है एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी की। क्यों नीड है? क्योंकि जो साइबर क्राइम है ना, वो एक ग्लोबल थ्रेट ही है बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है। और उसका लैक ऑफ एट्रीब्यूटेबिलिटी। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, उसका डायनामिक नेचर। ठीक है। एनी वन कैन अटैक एनी वन फ्रॉम एनीवेयर। तो इसीलिए अब जो रिस्क ऑफ साइबर स्पेस है वो डिस्टेबलाइज कर सकता है नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ द सोशल मीडिया से क्या हुआ है ना, कि न्यू मीडियम ऑफ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन बन गया है। ठीक है, जो बाईपास कर रहा है नेशनल बाउंड्रीज को। तो अब एनी वन गिव वॉइस टू ऑल, सोशल मीडिया हैज़ गिवन वॉइस टू ऑल। अब इससे एक घाटा वही हो जाता है कि भाई फिर अब बहुत सारी जो इल सोशल एलिमेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट जो ग्लोबल डेटा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने स्प्लिंटरिंग ऑफ द इंटरनेट, मैंने बताया था ना कि इंटरनेट की पाइपलाइंस काट दी जा रही हैं। तो इससे इंटरनेट भी जो नेटवर्क और नेटवर्क होता है वो कई कई हिस्सों में बढ़ जा रहा है। तो ग्लोबल डेटा ट्रांसमिशन इंफ्रा जो एक ग्लोबल एसेट्स हैं, जो नेटवर्क ऑफ अंडर सी केबल्स है ना, वो हाईली वल्नरेबल है एक्सीडेंट और मोटिवेटेड डिस्ट्रप्शंस का। की कंपोनेंट क्या है ग्लोबल स्ट्रैटेजी के? अब इसको हमने तीन उसमें बांटा है। नेशनल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है, ग्लोबल कम्युनिटी से रिलेटेड क्या है, अदर मेजर्स क्या है। अब नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नॉट बी हार्म्ड। नेशनल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए ग्लोबल स्ट्रैटेजी में, कि उसका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हार्म नहीं होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है ना, उनके पास सोवरेन राइट होना चाहिए कि वो नेशनल पॉलिसीज़ अपनी बना सके और उनको वो खुद कंसिस्टेंट लाए इंटरनेशनल नॉर्म्स पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है ना वो उन पे थोपे जा रहे हैं, नहीं। उनके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए टू मेक देयर नेशनल पॉलिसीज कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स। तीसरा क्या है, इट वुड पुट ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स नॉट टू टेक। ये नेशनल गवर्नमेंट चाहेंगी कि एक ऑब्लिगेशन तो स्टेट्स पे पुट करा जाए कि कोई भी स्टेट किसी और के खिलाफ कोई क्लैंडस्टाइन मिशन, मतलब छुपा छुप कुछ ऐसा ना करे, साइबर वॉरफेयर ना छेड़े। मतलब जो ग्रे जोन वॉरफेयर, ग्रे जोन टेररिज्म, ग्रे जोन वॉरफेयर कह लो ना, कि उसको कंट्रोल लगे, उस पर लगाम लगे। और ऑप्शन अवेलेबल विद द स्टेट इफ अंडर थ्रेट। अगर अंडर थ्रेट हुई तो क्या क्या ऑप्शंस है किसी स्टेट पे ना के पास ना, ये भी इंक्लूड हो उस ग्लोबल स्ट्रैटेजी में। ग्लोबल कम्युनिटी का क्या है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहती है कि वो इंटरनेशनल कॉपरेशन स्ट्रेंथन हो। ठीक है। सिक्योर स्टेबल एंड रिलायबल इंटरनेट फंक्शनिंग हो जो सबको मिले, स्प्लिंटरिंग ऑफ द इंटरनेट ना हो। ग्लोबल कल्चर बने और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी पे बेस्ड हो। और इट वुड also define what the use of the force in cyberspace mean and in what circumstances such force can be used। ठीक है। ग्लोबल कम्युनिटी का यही काम है, इंटरनेशनल कॉपरेशन में मदद करे ताकि जो इंटरनेट है वो रिलायबली चलता रहे। एक ग्लोबल कल्चर बने अपना साइबर सिक्योरिटी का, और अपना साइबर वो डिफाइन करे कि व्हाट फोर्सेस कैन बी यूज्ड, व्हेन दे कैन बी यूज्ड। ठीक है। अदर मेजर्स क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने पहले देखा था ना, कॉपरेशन, कॉपरेशन बिटवीन इंटरनेशनल कॉपरेशन। नाउ पीपीपी, कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंटिटीज एंड द प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं उनका CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। जब भी हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे ना, अब हम कहेंगे इंटेलिजेंस की बात करेंगे या इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हमें ये CIA वाले पॉइंट्स तो मेंस में लिखने ज़रूर है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी को लेके। अब डिजिटल डिवाइड, ठीक है, ये भी है, इसको भी टैकल करना है। अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि इंटरनेट सिक्योरिटी इश्यूज पे क्या क्या है। अब और नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इनके बीच में ना एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अब धारा
143 लगा देते हैं, इंटरनेट सर्विसेज को वो कर देते हैं, डिसरप्शन कर देते हैं, उसके कारण बहुत सारे ना इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं किसी भी जगह पे, इकोनॉमिक लॉस, एजुकेशन लॉस, ये होते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और कैसे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना, तो ये दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, ये भी इसके अंदर एड्रेस होना चाहिए ग्लोबल स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। अब व्हाट शुड इंडिया, वाई शुड इंडिया नॉट ज्वाइन दीज ग्लोबल एफर्ट्स, ठीक है। दे वो टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है ना, ऐसी साइबर टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम्स का एस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या नेशनल सॉवरेन इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेंगी। कुछ ट्रीटीज जैसे यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स है, वो बायस्ड है टुवर्ड द ऐसे वेस्टर्न प्लेयर्स, और इंडिया जो है वो पहले अपनी ओन साइबर कैपेबिलिटीज डेवलप करे बियॉन्ड एम्बिट ऑफ कंट्रोल रिजीम्स, जैसे कि उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के साथ किया। अब वाई शुड इंडिया ज्वाइन दीज ग्लोबल एफर्ट्स, कि आइसोलेशनिस्ट अप्रोच अपना के ना कोई फायदा नहीं है, कॉपरेट करो सबके साथ, ठीक है। वरना हमें एमएलए, म्यूचुअल लीगल अरेंजमेंट जो हैं उन पे डिपेंड होना पड़ जाता है, इससे बढ़िया मल्टीलेटरली ग्लोबल लेवल पे कॉपरेट करो। तो क्योंकि आइसो सिलोज में साइबर सिक्योरिटी को अपना अटेंड कर पाना उसके थ्रेट को, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो आइसोलेशनिस्ट अप्रोच इतनी नॉट वर्थ द बेनिफिट है। एज पर जो ट्रीटीज़ है ना अभी साइबर सिक्योरिटी को लेके आ रहे इन्फेंसी, मतलब बनी रही है, तो इंडिया प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकता है उनकी मोल्ड करने में। ग्लोबल इनिशिएटिव अब तक लिए क्या गए हैं, एक बुद्धापेस्ट कन्वेंशन है 2001 की, ठीक है। अभी तक ये केवल ओनली मल्टीलेटरल ट्रीटी है साइबर सिक्योरिटी को लेके, जो एड्रेस करती है इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम्स को। ये फोकस करती है कॉपरेशन में नेशंस के बीच में, उनके लॉज को हार्मोनाइज करती है, और इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को इम्प्रूव करना भी इसका वन ऑफ द गोल है। तीन गोल हुए, एक तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के बीच में, नेशंस के बीच में कॉपरेशन, दूसरा उनके जो लॉज हैं उनको हार्मोनाइज करना, तीसरा इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजीज की इम्प्रूवमेंट। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने ये साइन नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगता है ये जो यूएस लेड कन्वेंशन है ना, ये उनको विदाउट कंसेंट के बनाई गई है, उनको कंसल्ट करे बनाई गई है। अब एक ग्राउंड जीरो समिट है, ठीक है, इंडिया में जीरो की इन्वेंशन हुई, इसीलिए इस समिट को भी ग्राउंड जीरो समिट कह दिया गया। ये लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है एशिया में फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिसर्चर्स, ताकि वो एड्रेस कर सके इमर्जिंग साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस को एंड डिमॉन्स्ट्रेट करे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इन्फो, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये आईएफसी, इंडियन इन्फोसेक कंजोर्शियम, इंडियन इन्फोसेक कंसोर्शियम एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लीडिंग साइबर एक्सपर्ट्स की, वही से ऑर्गेनाइज करा रही है। तो ये दो, अगर बुदापेस्ट ग्राउंड जीरो, बुदापेस्ट ग्राउंड जीरो, बुदापेस्ट ग्राउंड जीरो, बुदापेस्ट ग्राउंड जीरो, ये याद आना चाहिए। आइसोलेशनिस्ट अप्रोच, बुदापेस्ट ग्राउंड जीरो, बुदापेस्ट ग्राउंड जीरो। रैंसमवेयर साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। रैंसमवेयर जो होती है ना, वो इलिसिट एक्सेस टू द सिस्टम, और उस जो सिस्टम है या फिर उसमें जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है वो उसके लेजिटिमेट यूजर्स को ही एक्सेस नहीं करने देता। एक तो होता है क्रिप्टो रैंसमवेयर, मतलब जो डिफरेंट फाइल्स है ना टारगेटेड सिस्टम में, उसको इनक्रिप्ट कर देता है कि भैया आप डिक्रिप्ट तो तुम तभी कर पाओगे जब हम की देंगे डिक्रिप्शन की। फिर दूसरा है लॉकर रैंसमवेयर, वो सिस्टम में ही एक्सेस नहीं करने देता जब तक रैंसम पे ना हो जाए। 2017 में जैसे WannaCry रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ये 1 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर इसने वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करे थे। इन अफेक्टेड यूके, इट अफेक्टेड यूके द मोस्ट, जहाँ पे जो नेशनल हेल्थ सर्विस ट्रस्ट है ना, नेशनल हेल्थ सर्विसेज ट्रस्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे, तो इसलिए यूके में वाइल्ड डिसरप्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज हुआ। अब दूसरा रैंसमवेयर अटैक तो पीटिया था। पीटिया वॉज रिपोर्टेड ऑन विच सर्टेन ने एक एडवाइजरी भी इशू करी थी। इन नवंबर 2022 जो एनआईसी का ई हॉस्पिटल है, बीइंग यूज्ड एज एट एनआईसी डाउन ड्यू टू
ransomware attacks affect outpatient and inpatient department services. अब 13 की ना 13 हमने देखा था कि क्या एजेंसी थी, इंडिया की नेशनल नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी को लेके। अब उसने एक रैंसमवेयर अटैक रिपोर्ट 2022 में उसने लाई, जो रैंसमवेयर इंसिडेंट्स का उसका कहना था ओवर 53% 2022 में ना भाई 53% से इंक्रीज हो गए, समझ रहे हो। नॉट ओनली मनी बट ये जो रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं ना, ये जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को चलते भी बहुत इंक्रीज हुए हैं उस ईयर में, ठीक है। अब जैसे 2022 में अपना वो अटैक हुआ था ना, ठीक है, शायद जो इंडिया यूक्रेन और रशिया की लड़ाई स्टार्ट हुई, broadened ransomware attacks across critical sectors with increasing frequency and complexity, ऐसा इसका कहना था। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर पर सबसे ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं, उसके बाद फाइनेंस देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर्स आपको पक्का याद रखने हैं कि रैंसमवेयर जहाँ पे भी आया ना, तो रैंसमवेयर जहाँ पे भी आए, एक रैंसमवेयर रिपोर्ट 2022 की 13 ने जो निकाली उसको कोट करना है और ये कहना है कि 2022 में 53% से इंक्रीज हो गए। दूसरा उसके इंक्रीज तो हो गए बट किस रीजन से हुए, फाइनेंशियल रीजन तो थे ही बट जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी उनका वन ऑफ द रीजन थे। किस सेक्टर पे ये हुए, तो हमने देखा कि ट्रेंड क्या है, फिर ट्रेंड देखा हमने स्पेशली और टेम्पोरली। ये टेम्पोरल ट्रेंड है, ये रीजंस उसके क्या क्या रीजंस है, देन किस किस सेक्टर्स पे है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लॉकबिट वॉज मोस्ट प्रिवेलेंट रैंसमवेयर वेरिएंट जो इंडिया में चल रहा है ना। कौन कौन से रैंसमवेयर इंडिया में चल रहे हैं इसके नाम भी याद रख लेना अगर याद हो सके। लॉकबिट, मेकॉप, डीजे डीजे डेजावू कह लो इसे, डीजे वी है डेजावू, स्टॉप रैंसमवेयर, फ्लैश स्टॉप रैंसमवेयर। लॉक रैंसमवेयर क्या कर देता है, लॉक कर देता है किसको, मैकॉप को। देखो कुछ अगर लड़कियों की भले ही कंप्यूटर को लॉक कर दिया रैंसमवेयर बट लॉक कर दिया अब उनके मेकअप को, ठीक है, तो अब उन्हें डेजावू हो रहा है कि ये तो हमारे साथ पहले भी हो सकता है एंड द एक्सपीरियंस इज नॉट गुड। ऐसे करके कुछ भी करके याद रखने की कोशिश करो बस इन नाम को, लॉकबिट, मेकॉप, डेजावू, स्टॉप रैंसमवेयर। लॉकबिट, मेकॉप, डेजावू, स्टॉप रैंसमवेयर। न्यू वेरिएंट जैसे कि वाइस सोसाइटी, ब्लू स्काई, ठीक है। देखो वाइस सोसाइटी जो है ना वो रैंसमवेयर से डरती है बट अदरवाइज जो है अगर लॉक कर दे ना किसी की मेकअप को तो उनको डेजावू हो जाता है। वाइस सोसाइटी रैंसमवेयर से डरती है बट अगर किसी का लॉक कर दो मेकअप तो उनको डेजावू हो जाता है, ऐसे वाइस सोसाइटी, ब्लू स्काई। मेकअप एंड फोब्स, ठीक है, मेकअप एंड फोब्स। तो मेकअप फीब्स थी ना फ्रेंड्स में, तो मेकअप फीब्स रैंसम आर ये रैंसमवेयर फैमिलीज हैं जो मीडियम और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करती हैं। डेजावू स्टॉप रैंसमवेयर जो है, डेजावू स्लैश स्टॉप जो ये वेरिएंट है, ये इंडिविजुअल्स को अटैक करने के लिए यूज आता है। रास इकोसिस्टम, इसको तो अंडरलाइन कर लो भाई, इसको कलर कर लो, एक इस रिपोर्ट का कलर कर लो, एक इसको कलर कर लो और एक इसको, ये 1 2 3 4 5 ये सब इम्पॉर्टेंट है। रैंसम एज अ सर्विस वो बिकमिंग प्रोमिनेंट एज पर एक और रिपोर्ट थी, स्टेट ऑफ रैंसमवेयर रिपोर्ट थी ये 2021 की, इसमें कहा कि 70% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डील कर रही है रैंसमवेयर से। अब इश्यूज ऑफ इंक्रिप्शन इंडिया में क्या है, इंडिया नीड्स इंक्रिप्शन पॉलिसी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से रीजंस हैं, टू प्रमोट यूज ऑफ इंक्रिप्शन। हमें अब देखो इंक्रिप्शन पॉलिसी चाहिए क्यों, क्योंकि हमें उसके यूज को प्रमोट करना है, हमें इन्वेस्टिगेशंस को फैसिलिटेट करना है, ठीक है, हमें रिसर्च फैसिलिटेट करना है, उसमें उसका मिसयूज कम करना है, हमें इंक्रिप्शन का यूज करना है और उसका मिसयूज कम करना है, हमें इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च में फैसिलिटेट करना है और इससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। देखो अगर किसी पॉलिसी की नीड सोचे ना,
तुम नीड अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो। अब जो कंज्यूमर है उसके पर्सपेक्टिव से तो जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है, उसका अपना डेटा वगैरह है, ठीक है, उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह लिखना है तुम्हें, ठीक है। अब और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है, तो रिसर्च का पर्सपेक्टिव आ जाएगा। और जो अपनी गवर्नमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से अगर कुछ को उसको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है, उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, कोई मिसयूज़ को उसको रोकना है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रमोट यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इंटरनेट कंज्यूमर की और ट्रांजैक्शन की। देखो मैंने बताया था इंफॉर्मेशन की तीन चीज़ें ही इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंपॉर्टेंट होती है, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज इम्पॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इंक्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट। अब इन्वेस्टिगेशन करनी है अगर क्राइम्स की या जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इन एज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंक्रिप्शन टेक्निक्स, जब सोफिस्टिकेट एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, जब इंक्रिप्टेड चीज़ें कम्युनिकेशन हो रहा है, देन इन केस इंक्रिप्शन पॉलिसी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ना इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में, एज इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉट अवेलेबल अंडर वार्सिनर एग्रीमेंट। ये कुछ भारी सा हो गया, इसको छोड़ना तो छोड़ भी सकते हो। तो सिंपल ये लिख सकते हो, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में रिसर्च को प्रमोट करना भी इन इस पॉलिसी में ही आएगा, ठीक है। तो एक ना एनी पॉलिसी, उसका क्या क्या रोल होता है। एक तो उसका लेजिटिमेट यूज़ प्रमोट करें, लेजिटिमेट यूज़ को वो करें, रिस्ट्रिक्ट करें, रिसर्च प्रमोट करें, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई भी पॉलिसी है, एनी पॉलिसी, उसमें उसके लेजिटिमेट यूज़ को प्रमोट करना है, इलेजिटिमेट यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिसर्च को प्रमोट करना है, ठीक है। और इंडस्ट्रिया वो अपना क्या कहते हैं हमें, कालिया 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 इंडस्ट्रिया अकेडमिया लिंकेज, ठीक है। अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, और फिर इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज। देखो ऐसे ना तुम्हें बनाना पड़ेगा मेंस के लिए कि भाई ये वाली चीज़ें, एनी पॉलिसी, ये काम होते हैं। कोई भी पॉलिसी लिखने का है, मान लो अपना क्वांटम क्वांटम टेक्नोलॉजी पे पॉलिसी लिखने का है, तो उसके लेजिटिमेट यूज़ को प्रमोट करना है, लेजिटिमेट यूज़ को क्वांटम को प्रमोट करना, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग को हमें बढ़ावा देना है, हमें उसका जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में उसको प्रमोट करना है, ठीक है। हमें सिक्योर्ड कम्युनिकेशन वगैरह में उसको प्रमोट करना है, और क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के और बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हमें उसमें प्रमोट करना है। इलेजिटिमेट यूजेस को क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है शुड नॉट फॉल इन द हैंड्स ऑफ ये जो स्प्लिंटर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है ना, उनके हाथ में क्वांटम टेक्नोलॉजी नहीं, और इसका ऐसा इलेजिटिमेट यूज़ नहीं होना चाहिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का ना, जो एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन जाए, वो यूज़ को इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर तीसरा, इसमें रिसर्च को प्रमोट करना है ऑफकोर्स। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमारे रिसर्चर्स की, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स की, टू हैंडल दिस इश्यूज। अवेयरनेस, इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज करनी है। तो ये सब ऐसे पॉइंट हम किसी के बारे में भी बना सकते हैं। अब टू चेक मिसयूज़ ऑफ इंक्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स वगैरह, तो ताकि कंज्यूमर का डिजिटल इकोनॉमी में अपना बना रहे। हमें 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का हमारा एम भी है ना, तो वो सब भी, ताकि बट
क्रिमिनल्स और टेररिस्ट जो है ना वो इजीली गो डार्क बिकॉज सिक्योर चैनल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि साइलेंट उनके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो टर्म मुझे याद नहीं आ रही बट मैंने पहले पढ़ा रखा है। सो फार जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना वो ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ पे रिलाई करती थी, जो ओरिजिनली डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करती थी टू ब्रेक इनटू द इंक्रिप्टेड डिवाइसेस। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ कुछ ऐसा समझो कि कोई जो है कोड, मान लो वो अपलोड हो गया है पर अभी पैच नहीं हुआ है, ठीक है, उस केस में अभी उस पर सिस्टम की एक्सेस उसे करना ना बड़ा इजी है, तो वो ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़, तो उस कोड को इन्फेक्ट कर दिया जाता था तब तक। तो जैसे ही कोड हमारा ऑनलाइन गया देन उसको जल्दी से पैच कर देना, उसके फ्लॉज को प्रॉम्प्ट पैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले क्या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ना इस ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी पे रिलाई करती थी जो सॉफ्टवेयर ऑफ ओरिजिनल डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर में रहती थी। बट जैसे कि इंटरनेट कंपनीज प्रॉम्प्टली पैच करने लगी है अपने फ्लॉज को, तो इस जो स्ट्रैटेजी है ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ का ना इसकी यूटिलिटी घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। और टुडे अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कंटेंट जो है वो आउट ऑफ रीच है लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स के, ठीक है, तो टू गो इजीली गो डार्क बिहाइंड सिक्योर चैनल, ये एक इशू है। जो प्लेटफॉर्म जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन है तो मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर पुलिस, जिसके पास एक्सेस नहीं है ज़ीरो डे की, जिसके पास ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी की भी एक्सेस नहीं है, टू रजिस्टर केस बियॉन्ड ऑन इंफॉर्मेशन कंटेंट इन देम। तो द डिस्टिंक्ट ट्रेंड जो है ना वो इंक्रिप्शन टूवर्ड ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ द इंक्रिप्शन पोजेज और डायलेमा इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए। अब ये आईटी एक्ट के ना बहुत सारे सेक्शंस हमें याद करने पड़ जाएंगे, तो ये कर लेंगे। सेक्शन 84A ऑफ द आईटी एक्ट, उनका कहना है कि रूल्स आर टू बी फ्रेम टू प्रिस्क्राइब मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन। इन दिस रिगार्ड एक ड्राफ्ट नेशनल इंस्क्रिप्शन पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट करी थी जो लेटर विड्रॉन लेटर। एम इसका क्या था, इनेबल करे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को और सिक्योर ट्रांजैक्शन को इन साइबर स्पेस इंडिविजुअल बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के लिए, और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो वही बताया था लेजिटिमेट यूज को प्रमोट, ठीक है। की फीचर्स क्या थे इस नेशनल इंस्क्रिप्शन पॉलिसी 2016 की, एक तो स्टोरिंग प्लेन टेक्स्ट ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेजेस फॉर 90 डेज बाय ऑल सिटीजन, कि जो इंक्रिप्टेड मैसेजेस वो भेज रहे हैं ना उनका प्लेन टेक्स्ट उन्हें स्टोर करके रखना है 90 दिन के लिए हर सिटीजन को, एंड प्रोवाइड टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब भी रिक्वायर्ड हो। ऑल वेंडर्स जो इंक्रिप्शन प्रोडक्ट्स के हैं ना उन्हें गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड एजेंसी के साथ। ऑल इंक्रिप्शन टेक्निक्स जो इंडिया में यूज़ हो रही है ना वो गवर्नमेंट उन्हें क्लियरेंस देनी चाहिए। ओनली डूज इंक्रिप्शन टेक्निक्स जो गवर्नमेंट अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में रखेगी ना वही केवल यूज़ हो सकती हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट नोज एवरी इंक्रिप्शन टेक यूज्ड इन इंडिया। की कंसर्न्स इसके क्या थे, जो पॉलिसी अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेट यूजर्स, सभी इंटरनेट के यूजर्स को अफेक्ट करेगी एक तो ये पॉलिसी, क्योंकि सबको प्लेन टेक्स्ट अपना 90 दिन के लिए मेंटेन करके रखना है। अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसे पता ही नहीं कि फ़ोन में कोई इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज भी होगी। जो ऑन डिमांड है ना नीड टू स्टोर ऑल कम्युनिकेशन इन प्लेन टेक्स्ट फॉर 90 डेज, ठीक है, एंड मेक इट अवेलेबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ये एक चैलेंज पोस्ट करती है। अब देखो कम्युनिकेशन तो बहुत तरीके से हो रहा है, जब हम स्काइप कॉल्स भी कर रहे हैं, जब हम व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहे हैं, जब हम वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, ये सब इनको प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करना हाउ इज इट पॉसिबल। तो मोस्ट यूजर इन इंडिया जो है उन्हें एक तो पता नहीं है कि प्लेन टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, एंड हेंस इस रिक्वायरमेंट को मीट कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और ये जो कॉपी ऑफ द डेटा को रखना ये ह्यूज स्टोरेज डिमांड करेगा, जिसके लिए कॉस्ट लगेगी, उसे बियर कौन करेगा। और ये एक न्यू रजिस्ट्रेशन राज, इंस्पेक्टर राज, जहाँ पे ऑल इंक्रिप्शन टेक्निक्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड होंगी, गवर्नमेंट लिस्टेड होंगी,
ठीक है। तो हर देखो है, ऐसे ना अगर किसी पॉलिसी में आप कोई इश्यूज बताने हैं तो सी एवरी पॉलिसी, सी एवरी स्टेप बाय स्टेप। 90 डे डेटा मेंटेन करना है, एक तो सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट का मतलब ही नहीं पता लोगों को, ऊपर से 90 डेज का मेंटेन करना है, तो इस 90 डेज में अपना कुछ स्टोरेज कैपेसिटी लगेगी, उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा। और फिर दूसरा तीसरा, लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई कोई इंक्रिप्शन टेक्निक ऐसी लग भी रही है। हर वेंडर को रजिस्टर करना है गवर्नमेंट के पास डेडिकेटेड एजेंसी में, ये एक नया इंस्पेक्टर राज, रजिस्ट्रेशन राज, ठीक है, वो स्टार्ट कर देगा। फिर जो सर्विस प्रोवाइडर विद इन और आउटसाइड इंडिया वो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा सारी इंक्रिप्शन टेक्निक का ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन कर पाना, ठीक है। और ये डिसइंसेंटिवाइज करेगा अपना जो कंपनीज है ना, ग्लोबल टेक जाइंट्स को भी, कि वो कुछ नई इंक्रिप्शन टेक्निक्स का ऐसे R&D करे। तो ये तो R&D भी रोक देगा। वे अहेड क्या है, एक तो लीव रूम फॉर इनोवेशन ब्रो। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री को इनोवेट करने के लिए स्पेस चाहिए, मोर सिक्योर इंफॉर्मेशन सर्विसेज ताकि वो कस्टमर्स को दे सकें। जो सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन है थ्रू अ मिनिमम स्टैंडर्ड, ये एम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इसको हम ही एक पॉजिटिव एक लिस्ट बनाएंगे, नहीं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड इंश्योर करना चाहिए सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन का, इंस्टेंड ऑफ रेंडरिंग इट इनसिक्योर बाय डिक्टेटिंग अ स्टैंडर्ड जो ऑब्सोलीट हो जाता है, ठीक है। अब जो पॉलिसी होती है उसको सेंसिटिव होना चाहिए कि वो साइबर सिक्योरिटी रिसर्च को प्रमोट करे, प्रमोट साइबर सिक्योरिटी रिसर्च, इसको तो प्रमोट करना ही है। अब प्रोसेस टू इंश्योर टू रिट्रीव इंक्रिप्टेड डेटा मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड नेसेसरी, बैक्ड बाय सिविल कोर्ट वारंट। भैया ये जो डेटा है ना, गवर्नमेंट ऐसे पुलिस स्टेट ना बन जाए वेलफेयर स्टेट से, तो इसीलिए ये जो डेटा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर अपना राइट टू प्राइवेसी भी आता है। तो अगर देखो गवर्नमेंट ये इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी ले आती है और ऑन डिमांड वो कर सकती है कि 90 डेज का डेटा, तो कहाँ रही ना हमारी राइट टू प्राइवेसी, तो रही नहीं। फिर दूसरा, जब गवर्नमेंट कह देती है कि हम जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बनाएंगे वही यूज़ करना है, तो साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च करना ही कंपनीज बंद कर देंगी। और ये जो साइबर सिक्योरिटी टेक्निक जो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ये ही यूज़ करे जाएंगी, एंड इन दैट केस तो अपना दिक्कत हो जाएगी बड़ी, ठीक है। साइबर अटैक्स अपनी कंट्रीज में बढ़ जाएंगे। पॉलिसी शुड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा विद इन इंडिया इन अ रेगुलेटेड मैनर एंड इंश्योर गवर्नमेंट एजेंसीज कैन एक्सेस देम। अब जो ये डेटा है ना, इसको डेटा लोकलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, रेदर देन एक रजिस्ट्रेशन राज का एस्टेब्लिशमेंट। फोकस ऑन enterprises such as e-commerce to ensure their encryption were good enough to secure customers का डेटा। कस्टमर की डेटा शुड बी द प्राइमरी कंसर्न, ठीक है, कि कस्टमर्स का डेटा प्रोटेक्शन रहे, डेटा कॉलोनाइजेशन ना हो, डेटा सॉवर्निटी मेंटेन रहे, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च होती रहे, अपना कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन बना रहे, ठीक है, रेदर देन पीनलाइजिंग कंपनीज दैट आर डूइंग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च। तो ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिस्क्राइब टेक्नोलॉजीज टू ग्लोबली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजीज को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, उनको प्रमोट कर सकते हो, बट तुम और टेक्नोलॉजीज को पीनलाइज नहीं कर सकते। यू कैन प्रमोट सम साइबर टेक्नोलॉजीज बट यू कैन प्रमोट प्रमोट नॉट पीनलाइज। ये रूल आना चाहिए आपका कि प्रमोट करेंगे, पीनलाइज नहीं करेंगे, प्रमोट नॉट पीनलाइज। अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं। ये लगता किस पे है, ये प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया विद, या वो डेटा जो ऑनलाइन कलेक्ट हुआ है या ऑफलाइन कलेक्ट हुआ है बट डिजिटाइज हो गया, तो इस डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग जो इंडिया के अंदर हो रही है इस पर अप्लाई होता है। अगर ये इंडिया के बाहर भी हो रही है ना, पर उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर हो रही हैं वो इंडिया के अंदर हो रही है, या इंडियंस को उसके अंदर प्रोफाइल करा जा रहा है, प्रोफाइलिंग इंडिविजुअल्स इन इंडिया,
तो इन दैट केस ये एक्ट विल अप्लाई, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इसकी एप्लीकेशन होगी। कंसेंट, जो भी पर्सनल डेटा प्रोसेस हो रहा है वो ओनली फॉर लॉफुल पर्पसेस, एक तो उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए, दूसरा पर्सन की गिवन कंसेंट के बाद होना चाहिए। अगर वो 18 साल से बड़ा है, छोटा है तो गार्जियन की कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट किसी भी पॉइंट पे विड्रॉ करी जा सकती है। तो एप्लीकेबिलिटी, दूसरा कंसेंट, तीसरा डेटा प्रिंसिपल जो है उसका राइट्स एंड उसकी ड्यूटीज। अब डेटा प्रिंसिपल कहते हैं कैसे हैं, अ पर्सन हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड उसे डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो उसके पास कौन कौन से राइट्स होंगे, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होगी। उसके राइट होंगे टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग कि, और सीक करेक्शन, और अगर इरेजर ऑफ द पर्सनल डेटा, ग्रीवेंस रिड्रेसल, और किसी को नॉमिनेट। इसके चार राइट्स हैं कि अपने डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जान सके, दूसरा अगर उसमें कोई एरर है करेक्शन करवानी है तो वो करवा सके, ग्रीवेंस रिड्रेस हो उसके, चौथा फिर नॉमिनेट कर सके किसी और पर्सन को इन केस ऑफ डेथ और इनकेपेसिटी। बट उसे कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी करनी है। ठीक है, अब जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के साथ ही आ जाता है फेक कंप्लेंट्स। देखो, अब इनको ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात होती है ना जहाँ, तो उसके साथ ही पॉइंट आ जाएगा फेक कंप्लेंट्स का। ये दोनों पॉइंट हैंड इन हैंड चलेंगे। जहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल लिखा वहाँ फेक कंप्लेंट्स को आपको इशू करना ही पड़ेगा। और फॉल्स इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर पर इनपर्सनेट अनदर पर्सन इन स्पेसिफाइड कैपेसिटी, ये सब भी नहीं करने। फॉर वायलेशन ही शी मे बी पीनलाइज 10,000 रुपये तक। डेटा फिड्यूशियरी जो है मतलब वो बंदा जो कि डेटा को प्रोसेस कर रहा है, इंटिटी डिटरमाइनिंग पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग, मेक रीजनेबल एफर्ट्स, ये चीज़ के टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, डेटा को प्रोसेस करने से पहले कि वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है। फिर दूसरा कि वो रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स इंश्योर करे डेटा ब्रीच के अगेंस्ट। और अगर कोई डेटा डीपीबीआई, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको इन्फॉर्म करे अगर कोई भी अपना इवेंट ऑफ ब्रीच में, डीपीबीआई को इन्फॉर्म करे और इरेज करे पर्सनल डेटा एज सुन एज जो भी पर्पस मीट हो गया ना, एंड रिटेंशन नॉट नेसेसरी फॉर लीगल पर्पसेज। ठीक है, तो उस केस में आप डेटा को, पर्सनल डेटा को इरेज करो। ये 7 प्रिंसिपल जान लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MAPS मैप्स, ठीक है, 7 प्रिंसिपल मैप्स वाले प्रिंसिपल याद रखना। डेटा मिनिमाइजेशन, ठीक है, कि मिनिमम डेटा दैट इज रिक्वायर्ड उतना ही कलेक्ट करना है। डेटा एक्यूरेसी वो इंश्योर करनी है। ठीक है, पर्पस लिमिटेशन, ठीक है, जितना पर्पस है ना किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उतना ही उन्हें प्रोसेस करना है। और स्टोरेज लिमिटेशंस, ठीक है, कि अगर उसका काम खत्म हो गया है तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए ही स्टोर करना है और लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करना है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स आपको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी है, अकाउंटेबिलिटी। और ये क्या है, CLT यूज ऑफ PD पर्सनल डेटा, CLT यूज ऑफ PD कंसेंटेड लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पर्सनल डेटा। CLT मैप्स अकाउंटेबिलिटी, रीजनेबल सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये तो 7 प्रिंसिपल हो गए, मैप्स, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, CLA यूज ऑफ पर्सनल डेटा। अब देखते हैं, डेटा फिड्यूशरी इंडिया के बाहर भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, बट उन्हीं कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है, और सच ट्रांसफ़र कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है डेटा फिड्यूशरी को एज सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी अगर वो बेस्ड ऑन ये 1 2 3 4 5 5, अगर डेटा जो उसके पास है
उसकी वॉल्यूम और सेंसिटिविटी के बेस पे, ठीक है। डेटा प्रिंसिपल जो है उसके राइट्स जो है उनका रिस्क कितना है उसके बेसिस पे। पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवर्निटी एंड इंटेग्रिटी। पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवर्निटी एंड इंटेग्रिटी, ये तो हर जगह ही, सॉवर्निटी इंटेग्रिटी तो हर जगह ही पॉइंट आएगा। पब्लिक ऑर्डर भी लिख दो, सिक्योरिटी भी लिख दो, रिस्क लिख दो, ये कोई इतना चेक नहीं कर रहा, ठीक है। सॉवर्निटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, फिर रिस्क ऑफ डेटा प्रिंसिपल, वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ डेटा। अब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी जो है वो अपॉइंट करेंगे डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को एंड इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है विल स्टेब्लिश डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। जनरल रिड्रेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ अफेक्टेड पर्सन, मॉनिटर कंप्लाइंस एंड इम्पोज पेनल्टीज। डायरेक्ट fiduciary, direct data fiduciary in case of breach. Appeal of DPBI lies to TDSAT, Telecom Dispute Settlement and Appellate Authority Tribunal, TDSAT, DPBI, TDSAT। दो एक्सेप्शंस भी नोट कर लो। जो डेटा प्रिंसिपल के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है ना और डेटा फिड्यूशियरी के, वो कुछ केसेस में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। उनमें से कुछ केसेस भी यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे अगर प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस, तो उनके राइट्स या ऑब्लिगेशन नहीं मैटर करते हैं। इन्फोर्समेंट अगर करनी है में कोई लीगल राइट्स और क्लेम्स की, तब मैटर नहीं करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मे बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर दे सर्टेन एक्टिविटीज फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। दीज इंक्लूड प्रोसेसिंग बाय गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, या फिर रिसर्च, आर्काइविंग और स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए। जो सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट क्या है अगर लिखनी है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा। 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बाय 2026, नेसेसरी चेंजेस और मिनिमम डिसरप्शंस इसने करे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कि उसने बता दिया एग्जैक्टली कि डेटा फिड्यूशियरी के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, डेटा प्रिंसिपल के क्या राइट्स हैं। अगर कोई भी डेटा वो लीक हो जाता है तो उसके केस में आपको डीपीबीआई को इन्फॉर्म करना है। डीपीबीआई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना दिया है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया पूरे सिस्टम को। बट इसमें इश्यूज बहुत सारे हैं, जैसे कि सेक्शन 43 AIT एक्ट का ना, उसके साथ रिमूव कर दिया गया है वो, कि अब कोई कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है अगर जो डेटा है उसका मिस हैंडलिंग करी जाती है ना, यूजर्स डेटा मिस हैंडलिंग होती है, तो कोई कंपनसेशन का प्रावधान अब है नहीं। फिर दूसरा कि नॉट रेगुलेट रिस्क, जो अपना ये डेटा प्रोसेसिंग से ना, पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग से अराइज होंगे, उन रिस्क को रेगुलेट नहीं कर रहा है। एक तो ना ही तो उन रिस्क को रेगुलेट कर रहा है, दूसरा फिर अगर कुछ मिसहैंडलिंग हो भी जाता है ना उसको कंपेंसेट कर रहा है। और ये राइट्स भी कम दे रहा है अभी डेटा प्रिंसिपल को ना। उनके पास राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी नहीं है, राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं है। और पब्लिक ऑफिशियल का जो पर्सनल डेटा है ना वो आरटीआई के अंदर अब नहीं आएगा। तो करप्ट ऑफिशियल्स जो हैं वो इसको कि ये तो हमारा पर्सनल डेटा है ऐसे कह के वो डिस्क्लोज करने से मना भी कर सकते हैं अपनी एसेट लाइबिलिटीज को ना। जो डेटा फिड्यूशियरी है नॉट अंडरटेक एनी प्रोसेसिंग जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होंगे वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। बट व्हाट डू यू मीन बाय डेट्रीमेंटल इफेक्ट, ये तो कहीं डिस्कस ही नहीं हो, ठीक है। तो ये वेगनेस है। देखो किसी भी एक्ट के आप वो लिखोगे इश्यूज इन एनी एक्ट, ठीक है। अब ये सोचने बैठोगे तो सोच सकते हो, बट कुछ स्ट्रक्चर तो होना चाहिए सोचने का। तो सबसे पहला तो वेग डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा कि ओवर रीच, वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है। तीसरा इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ करके आपको राइट्स इश्यूज अगर किसी भी एक्ट किसी भी पॉलिसी में लिखने हैं तो ऐसे ही लिखने हैं।
अब इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में इंडिपेंडेंस ऑफ अपना फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, जैसे एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट कर दी तो ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगी। जो डीपीबीआई के मेंबर्स हैं उनको 2 साल के लिए ही शॉर्ट टेन्योर है उनका, और रिपॉइंट भी हो सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करते हैं। इनएडिक्वेट सेफगार्ड्स, जब डेटा बाहर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो वो डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे कंट्रीज के बाहर, वो इंश्योर नहीं करा। कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है ग्रीवेंस रिट्रेसल पे, कि पहले अग्रीव्ड जो है वो डेटा फिड्यूशरी को अप्रोच करेगा, ठीक है, डेटा फिड्यूशरी का जो रिट्रेसल मैकेनिज्म है उसको अप्रोच करेगा, देन वो डीपीबीआई को अप्रोच करेगा, देन वो टीडी सैट को अप्रोच करेगा। कोई डिलीट करने के लिए ना डेटा कोई टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड हुआ, ठीक है। तो देखो इसके जो 7 प्रिंसिपल्स थे ना, कंसेंटेड लॉफुल ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पर्सनल डेटा, उनके अकॉर्डिंग ही इश्यूज हम लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यूज, लेकिन अगर डेटा इंडिया से बाहर चला गया तो उसका ट्रांसपेरेंट यूज हो रहा है ये हम कैसे इंश्योर करेंगे, ठीक है। डेटा मिनिमाइजेशन हमने बोला, स्टोरेज लिमिटेशन हमने बोला, बट हमने कोई टाइमलाइन ही नहीं बताई कितने टाइमलाइन के अंदर हमें उसे करना है। हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी बोला, बट हमने ये भी बोल दिया साथ के साथ कि भाई जो सिक्योरिटी एजेंसीज या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ये कह सकती हैं कि ये रूल उन पे, ये लॉ उन पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स हैं, ठीक है, बट हमने कंपेंसेशन का प्रावधान तो हटा ही दिया कि जो लोगों को मिलता था आईटी एक्ट के अंदर, तो ये सारे इश्यूज हैं। अब एज कंप्यूटिंग हम देख लेते हैं। एज कंप्यूटिंग जैसे पहले बताया था कि जो एज कंप्यूटिंग इनेबल डेटा टू बी एनालाइज प्रोसेस एंड ट्रांसफर्ड एट द एज ऑफ अ नेटवर्क, दैट इज डेटा इज एनालाइज लोकली क्लोजर टू वेयर इट इज स्टोर्ड इन रियल टाइम विदाउट लेटेंसी। जैसे कि कोई IoT डिवाइस कार चल रही है तो उसका डेटा लोकली स्टोर होगा, वहीं एनालाइज करा जाएगा, प्रोसेस करा जाएगा और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो भी उसका फर्दर यूज़ है, ठीक है। रियल टाइम में जो डेटा है विदाउट लेटेंसी अब वो अपना प्रोसेस हो जाएगा, इसे एज कंप्यूटिंग कहते हैं। इसकी बेनिफिट्स क्या है? ऑफकोर्स स्पीड है, सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। स्पीड, क्योंकि ये इंक्रीज नेटवर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि सारा डेटा एक ही सेंट्रलाइज डीबी में नहीं भेज रहा, ठीक है, तो इससे लेटेंसी रिड्यूस हो गई। लेटेंसी होता क्या है? एबिलिटी टू प्रोसेस वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा विद मिनिमल डिले, तो लेटेंसी कम हो गई, क्विकर डेटा प्रोसेसिंग होगी, कंटेंट डिलीवरी होगी। सिक्योरिटी, कोई सेंट्रलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है आर्किटेक्चर, उसमें उस आर्किटेक्चर में क्या वल्नरेबल है, डीडॉस अटैक के लिए वल्नरेबल है, पावर आउटेजेस के लिए वल्नरेबल है। बट एज कंप्यूटिंग में क्या, लोकली डेटा एनालाइज प्रोसेस हो रहा है, तो उस केस में कोई ऐसा नहीं है कि एक सिंगल बॉटलनेक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस स्टोर हो रहा है डेटा, वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस हैं, डेटा सेंटर्स हैं, इससे सिंगल डिस्क्रप्शन का चांस नहीं है। मोर डेटा इज प्रोसेस्ड ऑन लोकल डिवाइसेस रेदर देन कोई सेंट्रल डेटा सेंटर होने का। स्केलेबिलिटी है, कैसे स्केलेबिलिटी है? एक्सपेंडिंग डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस नो लॉन्गर रिक्वायर कंपनी टू एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज। अब कंपनी को ना कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस, सेंट्रलाइज अपना सर्वर या प्राइवेट डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, इससे डेटा कलेक्शन, एक्सपेंड एंड एनालिसिस सब रिक्वायर्ड ही नहीं है। जो EC ऑफर्स, एज कंप्यूटिंग ऑफर्स फार लेस एक्सपेंसिव रूट टू स्केलेबिलिटी, ठीक है। कंपनीज टू एक्सपेंड देयर कंप्यूटिंग कैपेसिटी IoT डिवाइसेस और एज डेटा सेंटर्स की मदद से ना। वर्सिटैलिटी है, द स्केलेबिलिटी ऑफ एज कंप्यूटिंग से क्या हुआ, मेक इट इनक्रेडिबली वर्सेटाइल, ठीक है। लोकल एज डेटा सेंटर्स, मतलब ज़रूरी नहीं अपना IoT डिवाइस के अंदर ही प्रोसेस होना। जैसे मैं कहीं रह रहा हूँ, मेरे एरिया में ही कोई छोटा सा डेटा सेंटर है, मेरा डेटा बस वहाँ से जाएगा, वहाँ से प्रोसेस हो जाएगा, तो इसे भी एज कंप्यूटिंग ही कहेंगे। तो द स्केलेबिलिटी ऑफ द एज कंप्यूटिंग मेक इट इनक्रेडिबली वर्सेटाइल बाय पार्टनरिंग विद local edge data centers. Companies can easily target
डिजायरेबल मार्केट्स विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे डेटा सेंटर्स ज़्यादा जगह होंगे और उन डेटा सेंटर्स के साथ टाई अप करके अपना एक्सपेंशन डिजायरेबल मार्केट्स में बड़ा फास्ट हो जाएगा। रिलायबिलिटी भी है, जैसे IoT डिवाइसेस है ना, एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस एज डेटा सेंटर्स, वो क्लोजर है यूज़र के, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि नेटवर्क में प्रॉब्लम किसी मतलब दूसरे देश में वो हमारी IoT डिवाइस पे हैम्पर कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो रिलायबिलिटी है, स्पीड सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी रिलायबिलिटी, स्पीड सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी रिलायबिलिटी, स्पीड सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी रिलायबिलिटी। वे फॉरवर्ड क्या है, जो स्टेट्स है ना उनको साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स, ठीक है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग करनी चाहिए, साइबर क्राइम हॉटस्पॉट मैपिंग करनी चाहिए ताकि वो प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकें। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, उन्हें एक साइबर कमांड, आर्म्ड फोर्सेस की ना एक साइबर कमांड रेज करनी चाहिए जो DRDO और अदर्स एक्सपर्ट्स के साथ टच में रहे, जो कॉम्बैट कर सके, कॉम्बैटिंग साइबर वॉरफेयर, और वो केवल रिएक्टिव स्टैंड नहीं, वो ऑफेंसिव स्टैंड लेने के भी वो हो कैपेबल हो, ठीक है, एक साइबर कमांड रेज करनी चाहिए। दूसरा है एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमीशन का स्टैब्लिश होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे सभी मिनिस्ट्री के साथ, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ना, एंड प्ले अ कैटलिस्टिक रोल फॉर मिलिट्री रिक्वायरमेंट इन साइबर वॉरफेयर। तो ये कमीशन जैसे अपना नेशनल सिक्योरिटी NSC है ना, वैसी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए। फिर जैसे कि इजराइल में नेशनल साइबर डायरेक्टरेट है, NCD है, US में साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रा सिक्योरिटी एजेंसी है, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रा सिक्योरिटी एजेंसी है, नेशनल साइबर डायरेक्टरेट इजराइल में है। इंडिया का जो मेनली फोकस है वो रिएक्टिव है, तो हमें एक एक्टिव डिफेंस चाहिए, उस एक्टिव डिफेंस के लिए तो बात चल रही है कि साइबर कमांड हो या नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमीशन हो, ये सब होना चाहिए। अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग साइबर सेल जो है ना, डार्क वेब एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स, डार्क वेब को मॉनिटर करना एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को मॉनिटर करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कॉपरेशन, ग्लोबल कॉपरेशन, प्राइवेट सेक्टर कॉपरेशन, ठीक है, यही सब तो होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से NASSCOM के साथ प्राइवेट प्रमोट करना चाहिए स्टार्टअप्स को डिजिटल सिक्योरिटी के फील्ड में। PPP मॉडल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एज जैसे हमें प्राइवेट, जहाँ पे भी हमें प्राइवेट पार्टनरशिप आए वहाँ पे PPP मॉडल हम चेप सकते हैं, ठीक है, कॉपरेशन की बात है, PPP मॉडल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एज प्राइवेट सेक्टर जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देयर इज अ नीड टू वर्क PPP मॉडल के थ्रू। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे कि सर्टेन एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर एक स्टैब्लिश होना चाहिए ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, ठीक है। अब लीगल एंड रेगुलेटरी देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। अब BIS की ना BIS की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करके इसकी कोई डेफिनेशन है, उसकी एक गाइडलाइंस आई, गाइडलाइंस फॉर ICAP ऑफ डिजिटल एविडेंस, ICAP ऑफ डिजिटल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस को कैप कर लेना, ICAP डिजिटल एविडेंस गाइडलाइंस आई, BIS की गाइडलाइंस आई, ICAP ऑफ डिजिटल एविडेंस। ICAP मतलब आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन एक्विजिशन प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन एक्विजिशन प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन एक्विजिशन प्रिजर्वेशन, ये गाइडलाइंस आई, ये फॉलो होनी चाहिए मेटिकुलसली ई एविडेंस को, ठीक है, इंश्योर करने के लिए कि ई एविडेंस जो है वो इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ हो पाए, ना ही वो टैम्पर हो और ना ही स्पॉयलेशन उस पर अटेम्प्ट हो। अब 5 जजों की बेंच ने ना 2018 में एक वो दिया था, ड्राफ्ट रूल्स प्रिपेयर करे थे, ड्राफ्ट रूल फॉर रिसेप्शन रेपर,
ड्राफ्ट रूल्स फॉर रिसेप्शन रेपर, गाइडलाइंस फॉर ICAP ऑफ डिजिटल एविडेंस, गाइडलाइंस फॉर ICAP ऑफ डिजिटल एविडेंस, डेटा रूल्स फॉर रिसेप्शन रेपर, रिट्रीवल रेपर का क्या फुल फॉर्म है? रिट्रीवल, ये भाई रेपर कोई ऐसा नहीं है कि पेपर में रेपर ही लिख पाओ, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है। ICAP भी मेरी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन एक्विजिशन और प्रिजर्वेशन, ऐसी रेपर की क्या है? रिसेप्शन, रिट्रीवल, ऑथेंटिकेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ई रिकॉर्ड्स की क्या? रिसेप्शन, रिट्रीवल, ऑथेंटिकेशन, प्रिजर्वेशन। रिसेप्शन, रिट्रीवल, ऑथेंटिकेशन, प्रिजर्वेशन, इसके ड्राफ्ट रूल्स निकाले गए थे, बट इनको स्टैट्यूटरी अपना स्टेटस नहीं मिला। Government shall put in place regulatory mechanism to ensure protection of the private sector critical information infrastructure and provide incentives for adhering to such norms. ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग कैपेसिटीज, ठीक है। साइबर स्पेस को अंडरस्टैंड करना एज अ फोर्स, नेगोशिएट करना इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, ठीक है। ऑल सबके लिए ट्रेन प्रोफेशनल चाहिए, स्पेशल अटेंशन चाहिए। साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट, नीड फॉर मल्टी लेयर डिफेंस, ठीक है। हमने मल्टी लेयर डिफेंस ऊपर देखा था, ठीक है। फॉर कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एजुकेशन इन साइबर स्पेस एज वेल एज इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज, तो हमने देख लिया। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए मल्टी डिफेंस चाहिए, ये चाहिए। साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स हमको डेवलप करनी है और अपग्रेड करनी है साइबर एजेंसीज की, क्राइम एजेंसीज की। फॉरेंसिक्स कैपेबिलिटी जैसे है ना, साइबर फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स आपको नाम याद रखना है, ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ। मल्टी लेयर्ड डिफेंस नाम, ये की टर्म्स है तो इनको याद रखना है। मल्टी लेयर्ड डिफेंस, साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज, ग्लोबल कॉपरेशन, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे टेलिन मैनुअल। टेलिन मैनुअल है क्या? ये एक नॉन बाइंडिंग स्टडी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लॉ है या इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। अकेडमिक एंड नॉन बाइंडिंग स्टडी है हाउ इंटरनेशनल लॉज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज वो अप्लाई हो साइबर कन्फ्लिक्ट्स और साइबर वॉरफेयर को लेकर। ग्लोबली एग्रीड डेफिनेशन ऑन साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर एंड ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स। कौन कौन से ये प्रिंसिपल्स है? डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिविल लोगों को टारगेट कर रहे हैं, प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जो हमारा एक्शंस है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी मेजर होनी चाहिए, केवल डायरेक्टली इनडायरेक्ट इफेक्ट्स जो होंगे वो भी। और डिस्टिंक्शन वही कि डिस्टिंक्ट करना चाहिए हमें कौन कॉम्बेटेंट्स हैं कौन नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, ठीक है। वो डिस्टिंक्शन, इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स नहीं होने चाहिए। तो ग्लोबली एग्रीड डेफिनेशन चाहिए हमें एक तो, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या था, एक जस्ट ओवरव्यू। हमने साइबर थ्रेट्स पढ़े थे, मैंने बोला था ये एक कॉन्टिन्यूम है। साइबर एस्पाइनेज, अटैक, टेररिज्म, वॉरफेयर, ठीक है। फिर इसके बारे में हमने थोड़ा और डेप्थ में पढ़ा, फिर और कुछ कुछ स्टार्ट्स देखे कि इंडिया में 78 करोड़ इंटरनेट यूज़र है, 7.3 आर फोन पर बंदा चला रहा है, इतने गीगाबाइट उसकी कॉस्ट है, 25 करोड़ इंडियन यूपीआई चला रहे हैं। फिर हमने साइबर स्पेस के कुछ कुछ चैलेंजेस देखे, ठीक है। चैलेंजेस वही कि टेंजिबल परपेट्रेटर्स नहीं है, डिग्री ऑफ डिनाइबिलिटी है, जियोग्राफिकल रिस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमारे पास नहीं है, ह्यूमन एलिमेंट्स की दिक्कत, स्टक्सनेट फॉर्म, अपना नॉर्थ कोरियन हैकर्स, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था एप्लीकेशन लेयर, ओएस लेयर, हार्डवेयर लेयर, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हमने कुछ कुछ डेटा देख लिया था कि 66,000 केसेस हुए हैं जो 25% से राइज हुए हैं 2022 में। 80% साइबर फ्रॉड साइबर नॉलेज की कमी के कारण हुए हैं, ठीक है। हमने और भी ये डेटा देखा था, ये 12,000 लोगों का ईमेल अकाउंट लीक, 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज, जोमेटो के 17 मिलियन जोमेटो यूजर्स का डेटा लीक, वॉनक्राई, बेटर एंड समवेयर। फिर हमने ये देखा था नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, इसके कुछ कुछ हमने मेन सेक्टर्स देखे थे जहाँ पे ये लग रहा है,
ठीक है। सप्लाई चेन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट, स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी, ये अलग अलग लेवल्स है। स्टेट लेवल ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। हमने देखा था कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी, पीपीपी का यूज़, 5,000 साइबर सिक्योरिटी पर्सनल, पीकेआई हमने बताया था कि 3 पी, पीपीपी प्रोफेशनल, पीकेआई, पीपीपी प्रोफेशनल, पीकेआई ओपन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आईटी एक्ट के बारे में बात करी थी हमने। आईटी एक्ट के हमने बहुत सारे ये 66A से लेके हमने 67C तक पढ़े थे, ठीक है। हमने देखा था कैसे इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई थी साइबर क्राइम्स को लेके, बट वो फिर पास नहीं हुई थी। डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी देखी थी हमने, ठीक है। कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया। फिर हमने देखा आरबीआई सर्टेन और सभी की कुछ कुछ गाइडलाइंस आई। फिर हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखे, एन ट्रिपल सी सर्टेन, NCIIPC, N CCC सर्टेन, NCIIPC, I4C साइबर वॉर पुलिस, साइबर स्वच्छता केंद्र। फिर हमने ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम देखा था जो किसी भी साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन में बन सकता है। ये मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ये हम वे फॉरवर्ड में बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि साइबर सिक्योरिटी क्यों चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि श्रिंकिंग टाइम फ्रेम फॉर फ्रॉम नॉलेज ऑफ वल्नरेबिलिटी टू अटैक्स, रिलीज ऑफ एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। फिर हमने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी देखी थी। फिर हमने रैंसमवेयर के बारे में ये रिपोर्ट देखी थी सर्टेन की। इसमें मैंने कुछ कुछ बोला था कि लॉक कर दो मेकअप को तो वो डेजावू हो जाता है। वाइस सोसाइटी में अगर रैंसमवेयर हो गया वो इशू है, वरना लॉक कर दो मेकअप को तो डेजावू हो जाता है। रास रास इकोसिस्टम में हमें याद रखना है, 53% से इंक्रीज याद रखना है। इशू ऑफ इंक्रिप्शन याद रखना है कि गवर्नमेंट ने नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी 2016 निकाली थी, बट उसको पास नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ कुछ इश्यूज थे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने पढ़ा। फिर हमने कुछ कुछ उसके इश्यूज देखे, ठीक है। एज कंप्यूटिंग हमने पढ़ा। फिर हमने वे फॉरवर्ड देखा, हो गया साइबर सिक्योरिटी। साइबर ये जो बेसिक्स है ना, इंट्रोडक्शन साइबर सिक्योरिटी का, वो बेसिक्स ख़त्म हो गए। साइबर सिक्योरिटी मतलब पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो गया।